आज हम जय हिंद। आज हम उत्तक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से कम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न रहते हैं, एक या दो प्रश्न। तो उत्तक क्या है इसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? तो उत्तक क्या है? तो समान उत्पत्ति और संरचना वाले कार्य को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिकाएं आपस में मिलकर शारीरिक अंगों का निर्माण करती है और बहुकोश के जीवों में श्रम विभाजन उत्तक द्वारा ही संभव होता है। तो सबसे पहले हम बताए थे जब सेल चैप्टर पढ़ाए थे कि सबसे पहले हमारे शरीर में सेल बनता है, तब हमारे शरीर में टिश्यू बनती है, उसके बाद ऑर्गन का निर्माण होता है और ऑर्गन के बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा बॉडी बनता है। यानी पहले कोशिका बना, फिर उत्तक बना, फिर अंग बना, फिर अंगतंत्र बना, फिर हमारा शरीर बना। तो समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका आपस में मिलकर शारीरिक अंगों का निर्माण करती है और बहुकोश के जीवों में श्रम विभाजन उत्तक द्वारा ही संभव होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक विशेष प्रकार का उत्तक शरीर में केवल एक निश्चित कार्य ही करता है। यानी एक विशेष प्रकार का उत्तक शरीर में केवल एक ही निश्चित कार्य करता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी उत्तकों का वैज्ञानिक अध्ययन। यानी उत्तकों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी। उत्तकों का वैज्ञानिक अध्ययन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उत्तकों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं या औत्की कहते हैं। औत्की का संस्थापक इटली के वैज्ञानिक मार्सेली मेलपिगी को माना जाता है, जबकि हिस्टोलॉजी शब्द सर्वप्रथम मेयर ने 1819 में दिया था। तो हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो मार्सेली मेलपिगी मेयर ने दिया था। कब? 1819 में। परीक्षा फैक्ट ध्यान रखेंगे। फ्रांस के वैज्ञानिक बिचट को जंतु उत्तक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जंतु उत्तक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो बिचट को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। पादप उत्तक। पौधे में पाए जाने वाले उत्तकों का संपूर्ण वर्गीकरण और उनकी संरचना के लिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पादप उत्तकों का वर्गीकरण। पौधों के उत्तकों को उनकी विभाजन क्षमता के आधार पर मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। विभोज्योतकी उत्तक, अस्थायी उत्तक। इनकी कोशिकाएं सदैव विभाजनशील रहती है और पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार रहती है। कौन सी उत्तक? तो विभोज्योतकी उत्तक। मेरिस्टेमेटिक उत्तक यानी टिश्यू। तो विभोज्योतकी उत्तक का काम क्या है? तो ये सदैव विभाजनशील रहता है और पौधों की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है? तो विभोज्योतकी उत्तक। अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। ये कोशिका विभाजन क्षमता खोकर एक निश्चित आकार, रूप और विशिष्ट कार्य ग्रहण करती है, तो ये अस्थायी उत्तक कहलाता है। विभोज्योतकी उत्तक को अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व तीनों में से पूछा जाता है कि ये उत्तक पौधों को सक्र वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। शीर्षस्थ जैसे पौधा का ये सिर जो ऊपरी भाग होता है, ये ऊपरी भाग जो होता है इसे हम कहते हैं शीर्षस्थ। शीर्षस्थ जड़ों और तनों के शीर्ष पर स्थित होता है, जिसमें लंबाई बढ़ती है। यानी ये शीर्षस्थ जो होते हैं जड़ और तनों के शीर्ष पर स्थित होता है, इससे लंबाई बढ़ती है। तो पूछ लेगा क्वेश्चन कि जड़ और तनों के शीर्ष पर विभोज्योतकी उत्तक में कौन पाए जाते हैं? तो शीर्षस्थ पाए जाते हैं। अंतर्विष्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों के आधार और टहनियों के पर्व में लंबाई बढ़ाता है। यानी पत्तियों का आधार और टहनियों के पर्व में लंबाई कौन बढ़ाता है? तो अंतर्विष्ट। पार्श्व कैम्बियम का निर्माण कर तने और जड़ की मोटाई को बढ़ाता है। कौन? तो पार्श्व। तो ध्यान रखेंगे, ये तीनों इंपोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेके रख लें या तो लिख रहे हैं तो आप कॉपी में नोट करते चलें। विभोज्योतकी उत्तकों द्वारा बनी कोशिकाएं जब विभाजन की शक्ति खो देती है तो वे अस्थायी उत्तक बनाती है। अभी आप पढ़े थे कि विभोज्योतकी उत्तक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है और इसमें विभाजन की क्षमता अस्थायी उत्तक में नहीं पाई जाती है, विभाजन की शक्ति खो देती है। दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण जाइलम और फ्लोएम एक जटिल उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं? जटिल। और सरल में क्या केवल एक ही प्रकार के समरूप कोशिकाओं के बने होते हैं, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ध्यान रखेंगे।
अगर एक ही प्रकार की समरूप कोशिकाओं से बने हो तो सरल अस्थायी उत्तक, और एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हो तो जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जटिल उत्तक में जौ से जटिल, जाइलम और फ्लोएम। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सरल अस्थायी उत्तकों के प्रकार। तो हम अभी पढ़े थे सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जीवित कोशिकाएं, इनका मुख्य कार्य भोजन का संचय और पैकिंग करना है। किसका? तो पेरेन्काइमा का। जल पौधों में हवा भरने वाले पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। ये भी पूछा गया है कि जल पौधे में हवा भरने वाले पेरेन्काइमा को क्या कहते हैं? तो एरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा का हिंदी में नाम क्या है? मृदुतक। ये जीवित कोशिका में इनका मुख्य कार्य क्या है? भोजन का संचय करना। पेरेन्काइमा का काम क्या है? तो भोजन का संचय करना और पैकिंग करना। कोलेनकाइमा, यहाँ से रेलवे ग्रुप डी में भर भर के क्वेश्चन आया है। कोलेनकाइमा का काम है कि कोनों पर पैक्टिन के जमाव से मोटी दीवारें, ये पौधों को लचीलापन और यांत्रिक सहारा देता है। यानी ये लचीलापन, यानी पौधों को लचीलापन कौन देता है? तो कोलेनकाइमा। आप कभी लत्तर वाला कोई देखे होंगे पौधा, तो जो उसमें जो है कोलेनकाइमा का ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि लचीलापन का गुण किसमें पाया जाता है? कोलेनकाइमा। स्क्लेरेन्काइमा, ये मृत कोशिकाएं होती हैं। लिग्निन के जमाव से दीवार कठोर हो जाती है और यह पौधों को मजबूती प्रदान करती है। जैसे नारियल की बाहरी जटा, नारियल का जो बाहरी छिलका है वो मृत कोशिकाएं होती है। वो क्या होती है? स्क्लेरेन्काइमा। आप किसी पेड़ का सूखा हुआ भाग देखे होंगे ऊपर पे, वो भी क्या है? मृत कोशिका। तो क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या करता है? संचय और पैकिंग। कोलेनकाइमा क्या करता है? तो लचीलापन देता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है? कठोर। इसमें क्या होता है? तो कठोरता प्रदान करती है। तो तीनों ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जटिल अस्थायी उत्तक यानी संवहन उत्तक। इसे संवहन बंडल भी कहा जाता है। संवहन बंडल किसे कहा जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम को, जाइलम एवं फ्लोएम को संवहन मंडल कहा जाता है। यही क्वेश्चन तो पहले बहुत बार आ गया है कि संवहन मंडल किसे कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं? संवहन मंडल। इनका कार्य जल और भोजन का संवहन करना है। जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम जो है ये प्राथमिक कार्य जड़ों सबसों से जल और खनिजों लवण को पत्तों तक पहुंचाना। तो जौ से जाइलम, जौ से जल और खनिज लवण। जौ से जल याद रखेंगे, जल का परिवहन कौन करता है पौधे में? तो जाइलम। जल का परिवहन जाइलम। जौ से जाइलम, जौ से जल। यह मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है। जाइलम किसका बना होता है? मृत कोशिका का। अब मृत कोशिका का बना होता है तो इसमें क्या है? एक मृत कोशिका का नहीं होता। जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के, जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है? ये मृत नहीं होता है। फ्लोएम, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। प्राथमिक कार्य पत्तों बने कार्बनिक भोजन को पौधे का सभी भागों तक वितरित करना। भोजन का परिवहन करना पौधे में किसका काम है? फ्लोएम का। जाइलम से जल हो गया, फ्लोएम से भोजन हो गया। यह मुख्य रूप से जीवित कोशिकाओं का बना होता है, फ्लोएम फाइबर को छोड़कर। फ्लोएम फाइबर मृत कोशिका की होती है, इसके बाद सभी जीवित कोशिकाएं की होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, जंतु उत्तक। मनुष्य और पशुओं के शरीर में पाए जाने वाले 4 प्रमुख उत्तकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे अभी हम। जंतु उत्तकों के 4 मुख्य प्रकार। उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू, शरीर का बाहरी आवरण आंतरिक अंगों की सुरक्षात्मक परत बनाता है। कौन सा? उपकला उत्तक। संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है, सुरक्षा देता है, सहारा प्रदान करता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। इसी में रक्त आ जाएगा, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। पेशी उत्तक मस्कुलर, संकुचन और शिथिलन की क्रिया द्वारा शरीर के अंगों में गति उत्पन्न करता है। कौन सा? पेशी उत्तक। तंत्रिका उत्तक, बाहरी और आंतरिक संवेदनाओं को विद्युत संकेतों के माध्यम से मस्तिष्क तक भेजता है। कौन? तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका, नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक। तो ये चारों के बारे में विस्तृत अध्ययन आगे करते हैं। उपकला उत्तक क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एपिथेलियल यह कोशिकाओं की घनी और रक्षक परत है जो शरीर और आंतरिक अंगों को ढकती है। कौन? तो उपकला उत्तक। सुरक्षात्मक आवरण, त्वचा, मुंह, आहार नली और रक्त वाहिकाओं की भीतरी दीवारें इसी से बनी होती है। किससे? तो उपकला उत्तक से। पुनरुत्पादन क्षमता, चोट लगने पर घाव भरने की सर्वाधिक क्षमता उपकला उत्तक में होती है। यानी अगर चोट लग जाए हमें तो अगर उस घाव को भरना है तो कौन ज्यादा जिम्मेवार है? तो उपकला उत्तक। उपकला उत्तक के प्रकार सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, उपकला उत्तक, ये सभी क्या होते हैं? उत्तक, उपकला उत्तक के प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट संयोजी उत्तक, इसको ध्यान से रखेंगे, देखेंगे। संयोजी उत्तक यह शरीर के अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। इसके मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। रक्त और लसिका,
यह शरीर का एकमात्र तरल संयोजी उत्तक है। रक्त और लसी का कौन सा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है, जो पोषक तत्वों, गैसों और हार्मोन का परिवहन करता है। अस्थि और उपास्थि। अस्थि कैल्शियम और फास्फोरस से बनी कठोर संरचना, उपास्थि लचीला ढांचा होती है, जैसे नाक और कान। तो रक्त और लसी का जान ले कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो पोषक तत्वों और हार्मोन का परिवहन करता है। अस्थि और उपास्थि क्या है? तो अस्थि कैल्शियम और फास्फोरस से बनी कठोर संरचना होती है। उपास्थि क्या होता है? तो लचीला होता है, जैसे कार्टिलेज, जैसे कान का जो आप देखे होंगे बाहरी भाग, वो कार्टिलेज है क्योंकि मुलायम है। टेंडर और लिगामेंट। टेंडन कंडरा पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, यानी पेशी को हड्डी से जोड़ता है कौन? तो लिगामेंट, सॉरी कंडरा, टेंडन। लिगामेंट हड्डी को जोड़ता है। लिगामेंट का काम क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ना। पेशीय उत्तक। मस्कुलर टिश्यू। यह उत्तक संकुचनशील प्रोटीन से बना होता है। संकुचनशील प्रोटीन एक्टिन या मायोसिन से बना होता है, जो गति के लिए जिम्मेदार है। पेशी उत्तक किसके लिए जिम्मेदार है? तो गति के लिए। रेखित और ऐच्छिक। ये कंकाल से जुड़ी होती है, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। कौन? रेखित उत्तक। रेखित या ऐच्छिक, तो हाथ और पैरों की गति, मांसपेशियों की गति, ये सब हम गति करेंगे, ये हमारे अनुसार चलती है, तो इसलिए रेखित गति में हो गया, ऐच्छिक गति। अरेखित या अनैच्छिक, ये स्वतः कार्य करती है, हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होती। जैसे आहार नाल, रक्त वाहिकाएं, यानी ब्लड सर्कुलेशन, ये सभी हमारे अनुसार नहीं होती, शरीर खुद करती है, तो ये अरेखित में आती है या अनैच्छिक में आती है। हृदय पेशी कार्डियक, यह केवल हृदय की दीवार की बनी होती है, दीवारों में पाई जाती है। बिना थके जीवन भर लयबद्ध रूप से संकुचन प्रसार होता रहता है हृदय पेशी ने, दिल का। तो ध्यान रखेंगे, ये भी एक तरह से आ जाता है अरेखित में, अनैच्छिक में, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। यह उत्तक हमारे मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका उत्तक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। एक नेफ्रॉन होता है, जो किडनी की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, और तंत्रिका उत्तक की संरचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। एक समान न्यूरॉन के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। साइटोन कोशिकाएं, डेंड्राइट संवेदन ग्रहण करता है, डेंड्राइट क्या करता है? संवेदना को ग्रहण करता है। एक्सोन पूंछ वाला लंबा सिरा क्या कहलाता है? एक्सोन। न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। हमें अगर पूछ ले शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो न्यूरॉन। इनमें विभाजन की क्षमता लगभग शून्य होती है। न्यूरॉन में विभाजन की क्षमता क्या होती है? लगभग शून्य होती है। महत्वपूर्ण तुलना और विभेदन के बारे में पढ़ते हैं। पादप और जंतु उत्तक में मुख्य अंतर क्या है? तो इसको ध्यान से देखते हैं कि पादप उत्तक और जंतु में क्या अंतर है। जीवित एवं मृत कोशिकाएं। पादप उत्तक, अधिकांश उत्तक मृत यानी काष्ठ में होते हैं, जो सहारा देते हैं। पादप उत्तक में अधिकतर क्या होते हैं? तो मृत कोशिकाएं होते हैं। जंतु उत्तक में अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता, स्थिरता के कारण कम ऊर्जा, पौधे में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन हमको चलना होता है, मनुष्य को क्या होता है? चलना होता है, सक्रियता कारण अधिक ऊर्जा लगती है। वृद्धि प्रतिरूप, वृद्धि जीवन भर कुछ सीमित क्षेत्रों में होती है। शारीरिक वृद्धि एक समान नियंत्रित होती है। संरचनात्मक जटिलता, अपेक्षाकृत सरंबहिनी ढांचा, सरल संबंधी, अत्यधिक जटिल अंग और अंग तंत्र का संगठन। किसमें? जंतु उत्तक में। अब यहाँ पर बहुत सारा अंग, जटिल अंग है और अंग तंत्र का संगठन है, बहुत सारे ऑर्गन से बने हुए हैं शरीर। टेंडन और कंडरा, यानी टेंडन और लिगामेंट में अंतर क्या है? देखिए, टेंडन और लिगामेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट। मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? टेंडन। यानी जोड़ने का काम क्या है? तो मांसपेशी को हड्डी जोड़ेगा टेंडन, और हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा लिगामेंट। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? यह सीमित लचीला लेकिन बहुत मजबूत होता है, कौन? टेंडन। यह अत्यधिक लचीला और मजबूत होता है, कौन? लिगामेंट। रेशों की संरचना, श्वेत कोलेजन रेशा संघनन बंडल से बना है, यानी श्वेत कोलेजन से बना है, कौन? टेंडन। और पीले इलास्टिन और कुछ कोलेजन रेशों से निर्मित होता है, कौन सा? तो लिगामेंट। ध्यान रखेंगे, यहाँ से इंपोर्टेंट ये ऊपर वाला, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन और हड्डी को हड्डी जोड़ता है लिगामेंट। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। परीक्षा में उपयोगी बहुविकल्प प्रश्न उत्तरी, जो परीक्षा में पूछा गया उसको देखते हैं। तो उत्तकों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी पढ़ चुके हैं, तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं, सीधा आंसर देखते हुए चलेंगे। पौधों में जड़ों और जल खनिजों का संबंध करने वाला उत्तक कौन सा है? तो जौ से जाइलम, जौ से जल। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? ये तुरंत पढ़े थे कि हड्डी को और हड्डी से जोड़ने की बात होगी तो लिगामेंट, इसको स्नायु भी कहते हैं। कंडरा क्या करता है? टेंडन क्या करता है? तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। निम्नलिखित में मानव शरीर का एकमात्र तरल संयोजी उत्तक रक्त होता है, तरल संयोजी उत्तक। नेक्स्ट बढ़ेंगे,
रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी उत्तक है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम किसका है? तो टेंडन का काम क्या है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम है। पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करने वाला मुख्य मृत उत्तक, मृत बोलेगा तो स्क्लेरेनकाइमा, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नारियल का बाहरी भाग किसका बना होता है? कठोर छिलका, हम बताए थे ये स्क्लेरेनकाइमा होता है जो मृत कोशिका होती है। शरीर का बाहरी रक्षक आवरण अंगों की भीतरी सुरक्षात्मक परत कौन उत्तक बनाता है? तो उपकलानी एपिथेलियल उत्तक बनाता है। हृदय की मांसपेशियों किस प्रकार के संकुचन व्यवहार को दर्शाती है? अनिच्छक और निरंतर लयबद्ध को दर्शाता है। जल पौधों को पानी की सतह पर तैरने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? एरेनकाइमा है। जल पौधों में पानी की सतह तैरने की उत्प्लावकता प्रदान करने वाला उत्तक कौन है? तो एरेनकाइमा है। रैपिड फायर वन लाइनर रिवीजन, वन लाइनर क्वेश्चन 40 दिए गए हैं, पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? मेयर ने सन 1819 में दिया था। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों में भोजन का संबंध। लिगामेंट का कार्य क्या है? हड्डी को हड्डी की जोड़ता है। उपास्थि कहाँ होती है? नाक, बाहरी कान की नली में। न्यूरॉन क्या है? तो तंत्रिका उत्तक की संरचनात्मक इकाई। रक्त का पीएच मान क्या है? 7.4। एरेनकाइमा का मुख्य स्थान क्या है? जल पौधों में। जंतु उत्तकों का जनक फ्रांसीसी वैज्ञानिक बीचट को कहा जाता है। कंट्राइंटेंडन कार्य क्या है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ना। जीवित यांत्रिक उत्तक कोलेनकाइमा। लिग्निन किसमें पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा के भित्ति में लिग्निन पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। त्वचा किस उत्तक से बनी होती है? सल्की उपकला उत्तक से बना होता है। हृदय पेशी थकती क्यों नहीं है? तो अत्यधिक माइटोकॉन्ड्रिया लैक्टिक एसिड संचय न होने से थकती नहीं है। संवहन मंडल के भाग जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन मंडल बनाता है। लिगामेंट टूटने पर क्या होगा? तो मोच आ जाती है। रुधिर प्लाज्मा में जल कितना पर? लगभग 90 से 92%। ऐच्छिक पेशी का उदाहरण है हाथ और पैरों कंकाल पेशियां। जाइलम का मृत भाग, जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं और तंतु। पौधों में द्वितीयक वृद्धि पार्श्व विभजोत्तक से होती है। संकुचनशील प्रोटीन कहाँ है? तो मांसपेशी और पेशी कोशिका। पौधों में लचीलापन किससे आता है? कोलेनकाइमा की उपस्थिति से। वसा का भंडारण कौन करता है? एडिपोज और वसा में उत्तक। घाव किस उत्तक से भरता है? उपकला उत्तक से। अनैच्छिक पेशी आहारनाल और मूत्राशय की दीवार में क्या होती है? अनैच्छिक पेशी। और रक्त का भी फ्लोएम का मृत भाग केवल फ्लोएम फाइबर में पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 37 से 50 तक। छाल में क्या हो जमा होता है? सुबरीन, जो हवा पानी को रोकता है। छाल में क्या जमा होता है? सुबरीन। पौधों में एपिडर्मल क्या है? सबसे बाहरी सुरक्षात्मक कोशिकीय परत। स्टोमेटा का कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान, बाष्पोत्सर्जन करना। रक्षक कोशिकाएं स्टोमेटा खोलने और बंद करने वाली। तो ये सभी दरोगा में पूछा गया स्टोमेटा का कार्य क्या है। ग्रुप डी में भी पूछा गया। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो डब्ल्यूबीसी। ये आरबीसी पता होगा, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यू व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार के ब्लड होते हैं। आरबीसी के बारे में अच्छे से जानते हैं कि इसी का कलर क्या होता है? रेड होता है। खून का रंग क्या होता है? लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण। एंटीबॉडी कौन बनाता है? डब्ल्यूबीसी। इसे हम शरीर का सिपाही भी कहते हैं। रक्त थक्का कौन जमाता है? रक्त प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। अस्थि मज्जा, जहाँ रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा हड्डी का खोखला भाग को अस्थि मज्जा कहते हैं। उपास्थि की मैट्रिक्स प्रोटीन कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। अस्थि की मैट्रिक्स प्रोटीन ओसिन प्रोटीन होती है। लार ग्रंथि में कौन सा उत्तक पाया जाता है? घनाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। और माइलिन आवरण कहाँ होता है? तो न्यूरॉन के एक्सन भाग में हिस्से पर होता है। तो हमने उत्तक की परिभाषा, पादप और जंतु वर्गीकरण, जटिल तुलनात्मक अंतर और परीक्षा में पूछा जाने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन पूरा कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफ टाइम एकेडमी में आपका धन्यवाद।